दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पार्ट है सीवर अपार्टमेंट्स। इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल्स अलोंग द सीवरेज सिस्टम कॉल्ड। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहा है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है दैट आर द कंस्ट्रक्टेड, जो कि निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है एट सुटेबल इंटरवल, उचित अंतराल पर। कहाँ पर? अलोंग द सीवरेज सिस्टम के अलोंग पर, सीवरेज सिस्टम के साथ में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या बोलते हैं उचित अंतराल पर बनाया जाता है। तो उससे क्या कहते हैं, आपका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। सीवर अपार्टमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवर अपार्टमेंट्स कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया है कि सीवर अपार्टमेंट्स जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट आर कंस्ट्रक्टेड, जो कि निर्मित किया जाता है एट ए सुटेबल इंटरवल एलॉन्ग द सीवरेज सिस्टम। कह रहा है कि इसमें दीज इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है? मेनी स्ट्रक्चर, बहुत से स्ट्रक्चर, सच एज, जैसा कि क्या होता है, मेन होल होता है, ड्रॉप मेन होल होता है, लंप होल होता है और क्लीन आउट होता है, उसके बाद कैच बेसिन होता है। इस प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ये सभी के सभी स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? आपका सीवर अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीवर अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है ए मशीनरी आर आरसीसी चैम्बर, ए मशीनरी आर आरसीसी चैम्बर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल अलोंग द सीवर लाइन फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस इनटू देम इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? कह रहा है कि एक मशीनरी हो या आरसीसी चैम्बर का कोई निर्मित स्ट्रक्चर हो, उस पर क्या हो, एट सुटेबल इंटरवल, उचित अंतराल पर, अलोंग द सीवर लाइन के उचित अंतराल पर बनाया जाता है। तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा मेन होल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेन होल कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि मेन होल जो होता है हेल्प, मदद करता है या सहायक होता है। किसके लिए सहायक होता है? इन द इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए, क्लीनिंग, सफाई करने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीवर के मेंटेनेंस के लिए जो है इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे दिया है कि दीज आर प्रोवाइडेड, यह प्रोवाइड कराया जाता है कहाँ पर? एट एवरी जंक्शन, प्रत्येक जंक्शन पर। और चेंज ऑफ द डायमीटर के परिवर्तन पर, जहाँ पर डायमीटर का परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर। अगला दिया चेंज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सीवर, यानी ग्रेडियंट ऑफ सीवर का जो ग्रेडियंट होता है उनके चेंजिंग पॉइंट पर जो है हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया? कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ मैन होल की स्पेसिंग बताना है। कब? फॉर द पाइप डायमीटर, जब पाइप की जो डायमीटर है कितना हो, ग्रेटर देन 2 मीटर। अगर पाइप की डायमीटर 2 मीटर से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में जो स्पेसिंग ऑफ मैन होल होगा वो कितना रखा जाता है? तो आपका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 300 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 300 मीटर रखा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर स्मॉलर सीवर दैट आर द पाइप ऑफ डायमीटर लेस देन 0.9 मीटर, द स्पेसिंग गिवन इन द बिटवीन मैन होल कितना होता है? 45 मीटर रखा जाता है। मतलब क्या है? कह रहा है कि स्मॉल सीवर के लिए अगर हमारे पाइप की जो डायमीटर है वो कितना हो, 0.9 मीटर हो, तो ऐसे कंडीशन में जो स्पेसिंग हो जाती है मैन होल कितना होती है, वो 45 मीटर रखी जाती है। अगला दिया है कि इन द केस ऑफ द पाइप डायमीटर ऑफ द सीवर की जो पाइप की डायमीटर है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 मीटर से अधिक हो जाए, तो स्पेसिंग कितनी हो जाती है? स्पेसिंग 300 मीटर हो जाती है। ठीक है, अगर 2 मीटर से अधिक डायमीटर हो जाता है किसका, सीवर का, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पेसिंग होती है आपकी क्या बोलते हैं मैन होल की, वो कितना हो जाता है? 300 मीटर के आसपास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर द मैन होल हैविंग ए डेप्थ ग्रेटर देन 1.5 मीटर कॉल्ड। क्या कहलाता है? कह रहा है कि अगर एक ऐसा मैन होल है जिसमें जो उसकी डेप्थ है, गहराई है, वो कितना है, 1.5 मीटर से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में उस मैन होल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं, आपका यहाँ आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, डीप मैन होल कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देख लेते हैं। कह रहा है कि मैन होल हैविंग ए डेप्थ ऑफ कितना दिया, 0.7 से लेकर 0.9 मीटर के आसपास, 0.7 से 0.9 मीटर तक अगर हमारा जो है डेप्थ है मैन होल की, तो उस मैन होल को क्या कहते हैं? उसको सॉलो मैन होल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलो मैन होल। कह रहा है कि एक ऐसा मैन होल जिसकी जो डेप्थ है वो 0.7 से लेकर 0.9 मीटर के बीच में है, तो उसको सॉलो मैन होल कहते हैं। कह रहा है द मैन होल हैविंग द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? नॉर्मल मैन होल। कह रहा है कि मतलब अगर डेप्थ जो है 1.5 मीटर तक हो जाती है, यानी 0.9 से लेकर 1.5 मीटर के आसपास हो जाती है, तो उस मैन होल को क्या कहते हैं? नॉर्मल मैन होल कहा जाता है।
अगला दिया है द मैनहोल हैविंग द डेप्थ ग्रेटर देन 1.5 मीटर। कह रहा है कि अगर एक ऐसा मैनहोल जिसकी गहराई क्या हो 1.5 मीटर से अधिक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उस मैनहोल क्या कहते हैं, डीप मैनहोल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, डीप मैनहोल कहा जाता है। तो एक सारणी ही समझिए आप, इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि अगर मैनहोल की डेप्थ जो है 0.7 से 0.9 मीटर के बीच में होगा तो उसको शैलो मैनहोल कहेंगे। अगर 0.9 से 1.5 मीटर के बीच में होगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल मैनहोल कहा जाएगा। अगर ग्रेटर देन 1.5 मीटर होगा तो ऐसी कंडीशन में मैनहोल क्या कहलाएगा, आपका डीप मैनहोल कहलाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि व्हाट इज द सीवर दैट रन फुल अंडर ग्रेविटी। एक ऐसा सीवर है जिसमें क्या हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है वो क्या हो, अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटी के अंतर्गत हो रहा है। तो कह रहा है कि फ्लो एट ए प्रेशर एबव द एटमॉस्फेयर इन द सीवर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो उसको जो है इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। आपका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि इन्वर्टेड साइफन जो होता है आर यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, टू पास ऑन द ऑब्स्टेकल्स सच एज बरीड पाइप, सबवे ईटीसी। दिस इज, क्या कह रहा है कि दिस टर्मिनोलॉजी साइफन इज क्या होता है, मिसनोमर होता है, एज देयर इज नो साइफन एक्शन इन द डिप्रेस्ड वियर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर में दिया है, कह रहा है व्हाट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ हैवी डेब्रिस प्रेजेंट इन द स्टॉर्म वाटर इनटू द सीवर्स कॉल्ड। मतलब समझिए, कह रहा है क्या कि व्हाट इज द फैसिलिटी, ऐसी कौन सी फैसिलिटी होती है, क्या फैसिलिटी होती है जो हम प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ हैवी डेब्रिस के एंट्री को रोकने के लिए, प्रेजेंट इन द स्टॉर्म वाटर इनटू द सीवर। इनटू द सीवर मतलब सीवर में स्टॉर्म वाटर के। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कैच बेसिन कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन दिया क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि क्लीन आउट इज अ पाइप विच इज कनेक्टेड। क्लीन आउट एक ऐसा पाइप होता है जो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, अंडरग्राउंड सीवर को कनेक्ट करता है। ठीक है, अगला दिया कर्व इनलेट आर वर्टिकल ओपनिंग इन द रोड कर्व थ्रू विच स्टॉर्म वाटर फ्लो इंटर्स द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। gutter inlets are horizontal opening in the gutter which is covered by one or more grating through which storm water is क्या होता है, admitted। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कि व्हाट इज द अरेंजमेंट फॉर डाइवर्टिंग एक्सेस सीवेज। कह रहा है वह अरेंजमेंट कौन सा होता है या क्या होता है, क्या कहलाता है, फॉर डाइवर्टिंग, जो डाइवर्ट का होता है क्या, एक्सेस सीवेज, अत्यधिक मात्रा में या अधिक मात्रा में जो सीवेज होते हैं उनको डाइवर्ट करने वाले जो अरेंजमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं। अब कहाँ से पूछ रहा है, तो फ्रॉम द कंबाइंड सीवर से जो एक्सेस मात्रा में जो आपकी सीवेज होती है उसको डाइवर्ट करने के जो अरेंजमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उसे साइफन स्पिलवे कहते हैं। क्या कहते हैं, साइफन स्पिलवे कहते हैं। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि द ओवरफ्लो चैनल इज कनेक्टेड टू द कंबाइंड सीवर थ्रू द साइफन एट द क्रस्ट लेवल ऑफ द साइफन एंड एयर पाइप इज प्रोवाइडेड टू द एक्टिवेट द साइफन व्हेन द वाटर will reach in the combined sewer at a stipulated level it is called, क्या कहलाता है, ये साइफन स्पिलवे कहलाता है। क्या कहलाता है, साइफन स्पिलवे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीवर अपार्टमेंट्स। कह रहा है कि इसमें से कौन सा सीवर अपार्टमेंट्स का पार्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। वाटर टैंक जो होता है वो आपका जो है सीवर अपार्टमेंट्स का पार्ट नहीं होता है। देखिए स्टॉर्म रेगुलेटर हो गया, आपका फ्लशिंग टैंक हो गया, मैनहोल हो गया, ये सब जो होते हैं ये आपके सीवर अपार्टमेंट्स के पार्ट होते हैं। लेकिन आपका जो वाटर टैंक होता है ये सीवर अपार्टमेंट्स का पार्ट नहीं होता है। अब अगर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, कह रहा है कि सीवर अपार्टमेंट्स जो होते हैं आर द स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सीवर। कह रहा है कि द वाटर टैंक इज नॉट ए सीवर अपार्टमेंट्स। तो वाटर टैंक क्या होता है, वो सीवर अपार्टमेंट्स का पार्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज 4 मीटर। कह रहा है कि अगर डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, खुदाई की जो गहराई है वो कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। कह रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ब्रिक वॉल ऑफ मैनहोल। मैनहोल की जो ब्रिक वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द ब्रिक वॉल ऑफ द मैनहोल क्या होता है, वो होता है आपका 10 और प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन। और डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, तो 4 से गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 26 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ द मैनहोल फ्रेम का जो थिकनेस है वो कितनी रखी जाती है। तो आपका यहाँ पर आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, कह रहा है कि जो मैनहोल फ्रेम है इसलिए क्या होता है, बना होता है, किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। इसकी जो विड्थ होती है कितनी होती है, वो 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी रखी जाती है, 20 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मैनहोल इन विच वर्टिकल पाइप इज यूज्ड। ऐसा मैनहोल जहाँ पर वर्टिकल पाइप हम यूज करते हैं, किस लिए, फॉर द ट्रांसफर करने के लिए, किसको, आप सीवेज को, कहाँ से, फ्रॉम द ब्रांच टू मेन सीवर, यानी ब्रांच से मेन सीवर के लिए सीवेज को ट्रांसफर करने के लिए जो वर्टिकल पाइप हम यूज करते हैं मैनहोल में, उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रॉप मैनहोल कहते हैं। यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रॉप मैनहोल कहा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, कह रहा है कि जो ड्रॉप मैनहोल होता है आर प्रोवाइड कराया जाता है कहाँ पर, विद द वर्टिकल पाइप सो दैट द सीवेज डज नॉट फॉल ऑन द पीपल वर्किंग एट द मैनहोल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच डिवाइस, ऐसी कौन सी डिवाइस है, इज यूज्ड, जो प्रयोग की जाती है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, किसको, क्लोगिंग ऑफ द सीवर पाइप की क्लोजिंग को रोकने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं। आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। उसे फ्लशिंग टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फ्लशिंग टैंक कहते हैं। अब फ्लशिंग टैंक क्या होता है, तो फ्लशिंग टैंक इज यूज्ड टू फ्लश, फ्लशिंग टैंक का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्लश करने के लिए करते हैं, एंड क्लीन, और साफ करने के लिए करते हैं, किसको, सीवर को। ठीक है, सीवर को क्लीन और फ्लश करने के लिए हम फ्लशिंग टैंक का प्रयोग करते हैं। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द क्लोगिंग, यानी क्लोगिंग से रोकने के लिए, सीवर को क्लीन और फ्लश करने के लिए हम फ्लशिंग टैंक का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि दिस इज डन आइदर बाई ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक और बाई हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग टैंक। मतलब कह रहा है कि इसको जो फ्लशिंग की जाती है या 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक और एक होती है बाई हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग टैंक। तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका जो है फ्लशिंग टैंक जो होती है ऑटोमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग टैंक होता है। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग टैंक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका जो है यहाँ पर एक सारणी दिया है, टेबल दिया है। कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज इज द, क्या होता है, इन सरफेस वाटर में सीवेज के डिस्चार्ज के लिए इंडियन स्टैंडर्ड का जो फार्मूला दिया है वो क्या होता है, यानी सारणी जो दिया है वो क्या होता है। कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फ्लुएंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया है, टॉलरेंस लिमिट दिया हुआ है, किसके लिए, फॉर द डिस्चार्ज के लिए ऑफ सीवेज इन द सरफेस वाटर सोर्स के लिए। कह रहा है BOD 5 क्या होती है, BOD 5 जो के लिए कितना रखते हैं टॉलरेंस, तो आपका 20 mg पर लीटर होता है। और TSS के लिए कितना होता है, तो TSS के लिए होता है आपका 30 mg पर लीटर। कितना होता है, 30 mg पर लीटर होता है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि यूनिट ऑपरेटर्स या प्रोसेस देयर फंक्शन एंड यूनिट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब समझिए, कह रहा है कि यूनिट ऑपरेशन दिया गया है, उनके फंक्शन दिए गए हैं और ट्रीटमेंट डिवाइस दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्या दिया, पहला स्क्रीनिंग दिया है। क्या दिया है, स्क्रीनिंग का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ द लार्ज फ्लोटिंग सस्पेंडेड एंड सेटलेबल सॉलिड्स, यानी क्या करता है, जो स्क्रीनिंग का काम क्या होता है, ये लार्ज फ्लोटिंग सस्पेंडेड और सेटलेबल सॉलिड्स को जो है रिमूव करता है। और इसमें ट्रीटमेंट डिवाइस कौन सी होती है, तो बार रैक्स का प्रयोग करते हैं एंड स्क्रीन ऑफ द वेरियस डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करते हैं, स्क्रीन ऑफ द वेरियस डिस्क्रिप्शन और बार रैक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है ग्रिट रिमूवल। क्या दिया है, ग्रिट रिमूवल दिया हुआ है।
तो ग्रेट रिमूवल में क्या दिया है कि आपका इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये रिमूवल ऑफ द इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड क्या दिया है आपका, रिमूवल ऑफ द इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड का इसका जो है रिमूव किया जाता है। मतलब समझिए कि ग्रेट रिमूवल का जो फंक्शन होता है क्या होता है, वो रिमूव करता है, किसको रिमूव करता है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करता है। अच्छा, इसके लिए ट्रीटमेंट डिवाइस कौन सा यूज़ करते हैं, तो ट्रीटमेंट डिवाइस इसके लिए जो है ग्रेट चैम्बर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेट चैम्बर का प्रयोग करते हैं। अगला दिया है आपका एरोबिक बायोलॉजिकल सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। क्या दिया है आपका, सॉरी यहाँ पर अभी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी दिया है आपका। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये होता है रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेटलेबल सॉलिड्स। यानी क्या होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेटलेबल सॉलिड्स को जो है रिमूव करने का काम किसका होता है, ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का होता है। अगला दिया है कि ट्रीटमेंट डिवाइस में कौन सा यूज़ करते हैं, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का प्रयोग हम करते हैं इसमें, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए। अगला क्या दिया है, अगला दिया है आपका एरोबिक बायोलॉजिकल सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस दिया है। एरोबिक बायोलॉजिकल सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, इसका फंक्शन क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ द कोलाइड्स डिजॉल्व एंड रिसीजुअल सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सेटलेबल बायोफ्लॉग एंड स्टेबल इनऑर्गेनिक्स। ठीक है, मतलब समझिए इसका मतलब वो जरूरी है समझना आपका। तो ये जो आपका एरोबिक बायोलॉजिकल सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस होता है, इसके जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है, डिजॉल्व एंड रिसीजुअल सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू द सेटलेबल बायोफ्लॉक एंड क्या होता है आपका स्टेबल इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, इसमें डिवाइस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो ट्रीटमेंट डिवाइस जो होता है इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूनिट होती हैं। क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूनिट प्रयोग की जाती है एंड इट्स मॉडिफिकेशन वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एरिएटेड लैगून, ये सब जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्या दिया है, अगला दिया है आपका एरोबिक बायोलॉजिकल अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस दिया है। क्या दिया है, एरोबिक बायोलॉजिकल अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। इसका जो फंक्शन होता है सेम फंक्शन होता है जो ऊपर आपका दिया हुआ है। उसके बाद इसमें जो ट्रीटमेंट डिवाइस यूज़ की जाती है क्या यूज़ करते हैं, एक तो आपका हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ करते हैं। अगला दिया है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या दिया है, अनएरोबिक बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस। अनएरोबिक बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलेटिवली स्टेबल ऑर्गेनिक रिसीजुअल। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन होता है, ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन होता है। किसमें होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, और रिलेटिव स्टेबल ऑर्गेनिक रिसीजुअल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला दिया ट्रीटमेंट डिवाइस कौन कौन से इसमें होते हैं, तो आपका एनारोबिक फिल्टर यूज़ किया जाता है, और फ्लूइड बेड सबमर्ज्ड मीडिया एनारोबिक रिएक्टर यूज़ करते हैं, आप फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर यूज़ करते हैं। और अगला आपका जो है क्या होता है, एनारोबिक रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर का हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे डिवाइस हैं जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एनारोबिक बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस में करते हैं। अगला आपका दिया है कि एनारोबिक स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक स्लज। ठीक है, एनारोबिक स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक स्लज, ये इस प्रोसेस का फंक्शन क्या होता है, सेम फंक्शन होता है जो ऊपर दिया गया है आपका। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट डिवाइस कौन कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट डिवाइस के लिए आपका जो है एनारोबिक डिजास्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एनारोबिक डिजास्टर का यूज़ करते हैं। इसके आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या दिया है, डिजाइन पैरामीटर फॉर द सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक के लिए डिजाइन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिजाइन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, ओवरफ्लो रेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉलिड लोडिंग के बारे में बात करेंगे, इनके डेप्थ के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आपका डिटेंशन टाइम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, पहला आपका दिया है प्राइमरी सेटिंग ओनली। क्या दिया, प्राइमरी सेटलिंग ओनली। तो इसके लिए जो आपका ओवरफ्लो रेट होता है, तो ओवरफ्लो रेट दो प्रकार का होता है, कि एवरेज ओवरफ्लो रेट होता है, एक होता है पीक ओवरफ्लो रेट। तो एवरेज में कितना रखा जाता है, लगभग आपका 25 से 30 रखा जाता है, और पीक में कितना रखते हैं, पीक ओवरफ्लो रेट जो होता है आपका वो 50 से 60 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे रखा जाता है। उसके बाद डेप्थ की बात करें तो डेप्थ जो है 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में रखा जाता है। उसके बाद डिटेंशन पीरियड कितना होता है, ये आपका जो है 2 से लेकर 2.5 होता है। दूसरा नंबर क्या दिया है आपका, प्राइमरी
सेटलिंग फॉलोड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या दिया है? प्राइमरी सेटलिंग फॉलोड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके लिए जो एवरेज फ्लो रेट होता है वो कितना होता है? वो आपका 35 से 50 होता है। और पीक ओवरफ्लो रेट कितना होता है? 60 से 120 होता है। डेप्थ कितना रखते हैं इसमें? 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में रखा जाता है। अगला क्या दिया है? अगला दिया है आपका प्राइमरी सेटलिंग विद द एक्टिवेटेड स्लज रिटर्न। क्या दिया है? प्राइमरी सेटलिंग विद द एक्टिवेटेड स्लज रिटर्न। इसके लिए जो ओवरफ्लो रेट होता है, एवरेज ओवरफ्लो रेट जो होता है वो कितना रखते हैं? वो 25 से 35 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे रखा जाता है। और पीक ओवरफ्लो रेट की बात करें तो कितना होता है? 50 से 60 रखा जाता है। और डेप्थ की बात करें तो डेप्थ जो है आपका 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में रखा जाता है। अगला आपका क्या दिया हुआ है? अगला दिया है आपका सेकेंडरी सेटलिंग फॉर द ट्रिकलिंग फिल्टर। क्या दिया है? सेकेंडरी सेटलिंग फॉर द ट्रिकलिंग फिल्टर। इसके लिए जो एवरेज ओवरफ्लो रेट होता है कितना होता है आपका? ये आपका होता है 15 से 25 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे होता है। और पीक ओवरफ्लो रेट की बात करें तो कितना होता है आपका? ये 40 से 50 के बीच में होता है। यहाँ पर सॉलिड लोडिंग की बात करें तो सॉलिड लोडिंग कितना होता है? 70 से 120 केजी पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। अगर पीक की बात करें, पीक सॉलिड लोडिंग की बात करें तो कितना होता है? 190 केजी पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। डेप्थ की बात करेंगे यहाँ पर तो 2.5 से लेकर 3.5 होता है। और डिटेंशन टाइम की बात करते हैं तो 1.5 से लेकर 2 के बीच में रखा जाता है। अगला आपका क्या दिया है? अगला दिया है आपका सेकेंडरी सेटलिंग फॉर द एक्टिवेटेड स्लज एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड एरिएशन। क्या दिया है? मतलब कह रहा है कि सेकेंडरी सेटलिंग फॉर एक्टिवेटेड स्लज जो कि एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ कर होता है। क्या? स्टैंडर्ड एरिएशन को छोड़ करके होता है। तो इसके लिए आपका जो है एवरेज ओवरफ्लो रेट कितना होता है? 15 से 35 होता है। पीक कितना होता है? पीक जो होता है आपका 40 से 50 होता है। अगर सॉलिड लोडिंग की बात करें तो एवरेज में कितना होता है? 70 से 140 होता है। और पीक की बारे में बात करें 210 होता है। ठीक है। डेप्थ की बारे में बात करें तो कितना होता है? वो आपका 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में रखा जाता है। और आगे बात करते हैं आपका जो है आगे दिया है सेकेंडरी सेटलिंग फॉर एक्सटेंडेड एरिएशन। ठीक है। क्या होता है? सेकेंडरी सेटलिंग फॉर एक्सटेंडेड एरिएशन। इसके लिए जो एवरेज ओवरफ्लो रेट है वो कितना होता है? 8 से 15 होता है। अगर पीक के बारे में बात करें तो पीक ओवरफ्लो रेट जो होता है वो आपका 25 से 35 रखा जाता है। सॉलिड लोडिंग के बारे में बात करें तो सॉलिड लोडिंग में जो एवरेज सॉलिड लोडिंग होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 25 से लेकर 120 केजी पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। और अगर पीक सॉलिड लोडिंग की बात करें कितना होता है? 170 केजी पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। अगर डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ कितना रखा जाता है? तो आपका ये 3.5 से लेकर 4.5 के बीच में रखा जाता है। तो ये सारणी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सारणी को आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है कि स्पेसिंग ऑफ मैनहोल। क्या दिया है? स्पेसिंग ऑफ मैनहोल एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड IS 4111 पार्ट 1 1991 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दरअसल की डायमीटर के हिसाब से स्पेसिंग ऑफ द मैनहोल दिया गया है। तो एक तरफ मान लीजिए डायमीटर ऑफ द सीवर दिया हुआ है। अगले का दिया है स्पेसिंग ऑफ द मैनहोल ऑन स्टेट रीचेज, ये मीटर में दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर डायमीटर ऑफ द सीवर का जो डायमीटर है वो 300 mm तक का है तो जो स्पेसिंग ऑफ मैनहोल होगी कितना रखा जाएगा? वो 45 मीटर रखा जाएगा। अगर 301 से 500 के बीच में होगा तो 75 रखा जाएगा। 500 से लेकर 900 के बीच में होगा तो 90 रखा जाएगा। 900 से लेकर 1200 के बीच में होगा तो 120 रखा जाएगा। और 1200 से लेकर 1500 के बीच में होगा तो कितना रखा जाएगा? 250 रखा जाएगा। और ग्रेटर देन 1500 होगा तो कितना रखा जाएगा? 300 मीटर रखा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें क्या दिया कि वैल्यू ऑफ स्पेसिंग दिया। वैल्यू ऑफ स्पेसिंग ऑफ मैनहोल ऑन द स्ट्रेट रीचेज ऑफ द सीवर रिकमेंडेड इन द मैनुअल ऑफ द सीवरेज एंड सीवर ट्रीटमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन RH इंडिकेटेड बिलो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ स्पेसिंग मैनहोल की, कुछ मैनहोल स्पेसिंग ऑफ मैनहोल की जो कुछ वैल्यू है वो आपका सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सेंट्रल पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है बताया गया है। तो वो क्या क्या है पहले देख लेते हैं। नंबर 1 में क्या दिया है? कह रहा है अगर सीवर की जो डायमीटर है वो 0.9 से लेकर 1.5 मीटर के बीच में है तो स्पेसिंग ऑफ मैनहोल कितना रखा जाता है? 90 से 150 मीटर के बीच में होगा। मतलब कि अगर सीवर का डायमीटर जो है 0.9 से लेकर 1.5 मीटर के बीच में होगा तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिंग ऑफ मैनहोल कितना होता है? तो वो 90 से 150 मीटर के
आसपास है, यानी 90 से 150 मीटर के बीच में रखा जाएगा। अगला दिया है कि अगर सीवर का डायमीटर जो है वो 1.5 से तो 2 मीटर के बीच में है, तो स्पेसिंग ऑफ मैनहोल कितना रखा जाएगा, 150 से लेकर के 200 मीटर के बीच में रखा जाएगा। अगला दिया है कि विच में द फर्दर इज इंक्रीज बाय द इंक्रीज अप टू 300 मीटर द सीवर ऑफ द ओवर 2 मीटर डायमीटर। मतलब क्या है कि अगर 2 मीटर से अधिक डायमीटर क्या बोलते हैं रखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्पेसिंग ऑफ मैनहोल कितना हो जाता है, वो 300 मीटर तक रखा जाता है। ठीक है, मतलब समझिए कि कह रहा है अगर डायमीटर ऑफ द सीवर कितना होगा, 0.9 से 1.5 मीटर के बीच में होगा, तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग ऑफ मैनहोल जो है 90 से 150 मीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर ऑफ सीवर जो है 1.5 से 2 मीटर के बीच में हो जाएगा, तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा, 150 से लेकर 200 मीटर के आसपास हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन डायमीटर की जो डायमीटर ऑफ सीवर हो वो ग्रेटर देन 2 मीटर हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो स्पेसिंग ऑफ मैनहोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 300 मीटर हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ द वेरी लार्ज सीवर के केस में क्या होता है, स्पेसिंग जो होती है वो अलाउ होती है ऑफ 100 मीटर पर 1 मीटर डायमीटर ऑफ द सीवर में भी कंसीडर एज द जनरल रूल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जो है आपका बहुत लार्ज सीवर होगा, यानी बहुत वेरी लार्ज सीवर होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो स्पेसिंग ऑफ मैनहोल होगी वो पर 1 मीटर पर डायमीटर अगर बढ़ने पर जो स्पेसिंग होगा वो 100 मीटर तक जो है बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 100 मीटर तक का बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। बाकी यहाँ से हम अपना जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो